प्राप्त होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले जारी किया जा चुका है, 32,679 पदों पर आवेदन भी लिए जा रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन करके पूरी तरीके से निश्चिंत हैं, अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक इस फॉर्म को नहीं फिलअप किया है, अंतिम डेट का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आपको अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना है, जितना जल्द हो सके अपने से या किसी भी साइबर कैफे से इस फॉर्म को आप ऑनलाइन करा लीजिए और अपनी तैयारी में आप भी जुट जाइएगा। क्योंकि साथियों, इसका जो अंतिम डेट है फॉर्म फिलअप करने का 30 जनवरी है। 30 जनवरी आपका अंतिम डेट है। इसको आपको लास्ट तक इंतजार नहीं करना है, जितना जल्द हो सके 15-20 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक, आपके पास एक सुनहरा अवसर आया है और इस सुनहरा अवसर को किसी तरह से आपको लाभ ले लेना है, इस लाभ से वंचित नहीं होना है। आपके इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से जो बैच शुरू किए हैं, जिसका नाम है अंतिम प्रहार बैच, इस एग्जाम को आपको अंतिम मान लेना है। अंतिम इसलिए मान लेना है कि कोई भी एग्जाम को अगर आप अंतिम मान के तैयारी करते हैं तो निश्चित ही उस पर आप अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, उस पर अधिक फोकस करेंगे और समय अवधि अधिक देंगे उस एग्जाम पर। तो इस वजह से आपका तैयारी थोड़ा और बेहतर ढंग से हो सकती है। ये नहीं देखना है कि यार मैंने तो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी फॉर्म भरा है, इधर रेलवे के भी भरा है, इधर कोई एसएससी का भी फॉर्म भरा है, तो थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट होगा और बटेगा, तो कहीं एक जगह आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इस एग्जाम को आपको सही रणनीति के साथ पूरी तरीके से तैयारी करना है। निश्चित ही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ लिखा है 100% वर्दी आपका इंतजार कर रही है। सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी को 3 से 4 महीना दे दीजिए कायदे से और निश्चित ही सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और जीएस जो हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अभी हम लोग जीएस के 38 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। आपको लग रहा होगा कि जीएस सुबाऊ है, समझ में नहीं आता है। जीएस एक ऐसा है कि अगर कई बार आप उस प्रश्नों को पढ़ेंगे ना, तो अगर नहीं आता है तो नहीं आएगा। अगर आपको आ गया, एक बार पढ़ लिया, आ गया, तो समय बच जाता है, उसका समय कहीं आप मैथ, रीजनिंग में दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग खुद हमने प्रैक्टिस सेट को खुद को तैयार किया है। बहुत सारे ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने लिया है और इसमें जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साइंस, उत्तर प्रदेश स्पेशल, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपके आने वाला जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें बहुत लाभ देने वाला है। तो जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा इस चैनल के माध्यम से। अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा साथियों। और यहाँ देखिए जो प्रश्न, देखिए इसमें 38 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जीएस से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया, बता दीजिए कब अधिनियमित किया गया। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1972। बताइए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। आपको अगर प्रश्न याद है तो जरूर आप पहले कमेंट कर दीजिएगा। भले हमने इसका आंसर बता देंगे तो क्या है, आप जरूर कमेंट करिएगा। इसका जो ऑप्शन है आपका डी यानी 1972, यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया, 1972। इसी को मौलिक शिक्षा अधिनियम भी कहा जा सकता है। अगर हिंदी में पूछे तो मौलिक शिक्षा अधिनियम भी इसको कहा जा सकता है, बेसिक भी आप समझ सकते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हर एक प्रश्न जो आपके महत्वपूर्ण है, लिखा है इसमें कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए। बताइए भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए। ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1966, ऑप्शन डी है 1986। मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का भी जिक्र है और मौलिक कर्तव्य का भी जिक्र है। तो मौलिक अधिकार का जिक्र आपके संविधान के भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य का जिक्र किस में है भाई? आपका मौलिक कर्तव्य का जिक्र आपका है 4 क में। यानी किस में मौलिक कर्तव्य का जिक्र कब है? संविधान के भाग 4 क में है, आपका मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। और यहाँ यह देखना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या बिल्कुल 0 थी, मतलब एक भी नहीं थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी तो बिल्कुल क्या थी? 0 थी। यानी मूल संविधान में, यहाँ अगर इस तरह से मूल संविधान में
मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कितने थे भाई? 0 थे, मतलब एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। कब जोड़े गए भाई? तो कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन, कितना? 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन वर्तमान में कितने हैं भाई? तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। तो एक कौन जोड़ दिया गया फिर? तो एक जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन। कौन? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़े गए। तो 10 एक 11 हो गया ना। तो इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है कि 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए भाई? तो ऑप्शन इसमें है 1976 ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1976। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी। 10 कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। एक फिर बाद में कुछ दिनों बाद जोड़ा गया, यानी 2002 में। 76 के बाद सीधे 2002 में कौन सा संविधान संशोधन? 86वें। अब कितने हैं वर्तमान में मूल कर्तव्य? कितने हैं? 11 आपका मूल कर्तव्य है। आपको इसको भी याद रखना। अगर वही पूछा जाएगा कि मूल अधिकार कितने हैं, बताइए संविधान में मूल अधिकार कितने हैं वर्तमान में? तो मूल अधिकार की संख्या कितनी है आपका? 6 है। पहले कितने थे? 7 थे। मूल अधिकार में कौन कौन? पहला है समानता का अधिकार, सुनते रहिए। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले 7 थे, तो एक कौन हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसको कहाँ रखा गया? कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो बताइए भाई, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? पहले इसको आपका संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1975। बताइए उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है 1950, यानी जो उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 24 जनवरी, कई बार पूछा गया है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का दर्जा मिला था। ध्यान रखिएगा। आपका चौथा प्रश्न है, एक रोग है मिनीमाटा या मिनीमाता रोग का प्रकोप मतलब किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था? मिनीमाटा रोग किसके वजह से होता है? बस इतना ही समझना है। ऑप्शन ए है सीसा लेड, ऑप्शन बी है आर्सेनिक, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है पारा या मरकरी। बताइए मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? बताइए। पहले तो यह ध्यान दीजिएगा, यह मिनीमाता रोग उत्पन्न कहाँ हुआ था? जापान में। जापान का ही एक शहर है जिसका नाम है मिनीमाटा, और यह जो रोग उत्पन्न हुआ था ना, इसी वजह से इस रोग का प्रचलन आ गया मिनीमाटा रोग। किसकी वजह से हुआ था? तो पहले तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका डी है पारा यानी मरकरी की वजह से। यह कैसे हुआ भाई? तो इसमें एक क्या हुआ ना कि जितने भी अपशिष्ट हैं, जो अपशिष्ट है पारा युक्त अपशिष्ट जिसमें मरकरी का यूज होता है, और वो क्या किए, जो अपशिष्ट कचरे के रूप में समुद्र में जल में प्रवाहित कर दिया गया। जल में प्रवाहित करने के बाद बहुत सारे मछलियाँ वगैरह समुद्री जीव उसको सेवन किए, खाए। खाने के बाद अब समुद्री जीव को मानव ने खाया। अब मानव ने खाने के बाद क्या हो गया? इस रोग से क्या हो गए? प्रभावित हो गए। तो समझ लीजिएगा कि यह मिनीमाता रोग जापान के एक शहर में यह फैला, और फैलने के बाद इसमें मरकरी अवशिष्ट, जो भी जिस चीज में मरकरी का यूज होता था, पारा का यूज होता था, जो अपशिष्ट लोग क्या करते हैं, जो कचरे वगैरह समझकर समुद्र में जल में प्रवाहित करेंगे, तो उसमें समुद्री जीव खाएंगे। समुद्री जीव को इंसान खाएगा तो निश्चित ही उसका प्रभाव इंसान पे भी आएगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना है किसके कारण होता है? पारा के कारण। अगला है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बता दीजिए। यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपको पता है ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। ठीक, तो यही पूछा है कि मोहनजोदड़ो
किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है ब्यास नदी, ऑप्शन डी है आपका घाघरा नदी। बता दीजिए। हड़प्पा सभ्यता को ही आप क्या कह सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी को और क्या कहा जाता था? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। तो बताइए, इसमें जो है मोहनजोदड़ो आपके सिंध नदी के किनारे पर क्या था? स्थित था। ठीक। 6 नंबर प्रश्न है, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट प्रक्षेपित किया था? बता दीजिए। बहुत बार ये पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट प्रक्षेपित किया था? ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। बताइए इसमें कौन आपका ऑप्शन सही हो सकता है? इसमें है आपका यूएसएसआर, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ। याद रखिएगा, स्पुतनिक फर्स्ट का कृत्रिम उपग्रह है जो प्रक्षेपित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? बताइए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करती है? अलग करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। बताइए कौन सी रेखा है? पाकिस्तान और ये पाकिस्तान है अपना, और ये आप क्या है? अफगानिस्तान। और इस बीच में जो रेखा है कौन अलग करती है? बता दीजिए। ऑप्शन ए है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी है डुरंड रेखा, ऑप्शन डी है आपकी 17वीं रेखा। कौन है भारत और पाकिस्तान के बीच, नहीं सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को अलग करती है रेखा, जिसका नाम है आपका ऑप्शन सी यानी डुरंड रेखा। रेड क्लिफ किसको भाई? भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच, और 17वीं क्या है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका क्या होगा? डुरंड। और बाकी जो मैंने चीज बताया उसको भी आपको याद रखना है पूरी तरीके से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? बताइए। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, और यह क्या करता है भाई? रक्त में पाया जाता है, जो आपका शुगर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। और ऑप्शन है ये कौन स्त्रावित करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है अधिवृक्क, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। बताइए इसमें इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? जी ऑप्शन ए, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा होता है। ठीक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है समय, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन डी है ऊर्जा। कई बार पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, बता दीजिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए। ऑप्शन है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन बी सी है टिबिया, ऑप्शन डी है रेडियस। बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? ऑप्शन है आपका जो सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, आपका क्या हो जाएगा? फीमर। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बताइए टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताइए, कई बार पूछा गया है। तो यह पैर में पाई जाती है। कहाँ? पैर में आपको पाई जाते हैं, याद रखिएगा। उकाई बांध किस नदी पर है? बताइए उकाई बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी, ऑप्शन डी है माही। यानी माही 2 बार हो गया ना, तो एक बार माही नहीं होगा, एक होगा तापी। इसमें कौन आपका सही हो जाएगा? बताइए। माही नहीं है, ये तापी है। बता दीजिए। तो इसमें उकाई बांध है ना, यह कहाँ है भाई? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और यह किस नदी पर है? ऑप्शन बी आपका तापी। कौन नदी? तापी नदी पर। अगला प्रश्न है, हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव बताइए। कई बार पूछा गया है हेमिस उत्सव।
ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। हिमित उत्सव कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है बताइए? लद्दाख लेह में, यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा लद्दाख। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है बताइए? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 दिसंबर, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 21 जून को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो ये आपका 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है गुलमर्ग, ऑप्शन सी है मनाली, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। बताइए स्काइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? इसमें आपका हो जाएगा बी गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है भाई? जम्मू और कश्मीर में है, याद रखिएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की? बता दीजिए। ऑप्शन ए है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है विनय कृष्णदास, ऑप्शन डी है जस्टिस राणाडे। बता दीजिए। यानी 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसलों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है? थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न लेंदी किया था, लेकिन समझना क्या है भाई, खरीफ की फसल कौन सी है, बस इतना ही आपको समझना है। खरीफ का मतलब क्या होता है? जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है। बताओ दो जी, जून जुलाई में कौन ऐसी बोई जाती है फसल? जून जुलाई में कौन बोई जाती है गर्मी के महीने में? बताइए। गेहूं बोई जाती है? नहीं। जौ, गेहूं जौ ये चना वगैरह नहीं बोई जाती है। तो बोई कौन जाती है? चावल, धान की खेती एकदम गर्मी में होती है ना, मक्का और बाजरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान बता दीजिए। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पहले तो ये पूछा जाता कहाँ है, तो ये याद रखना है आपका कहाँ है भाई? दाची ग्राम है भाई, दाची, दालचीनी नहीं, दाची, जिसका नाम है दाची ग्राम। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये समझना है। ऑप्शन ए है गेंडा, ऑप्शन बी है मगरमच्छ, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है आपका हंगुल। हंगुल क्या है? आपका जम्मू कश्मीरी हिरण जो आप समझते हैं ना, उसी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का राजधानी सही सुमेलित है? मतलब सही है, बता दीजिए। राजधानी युग्म सही है कौन सी? कौन सा ऐसा मतलब देश है जिसकी राजधानी सही दिख रही है आपको इसमें? काबुल तुर्क कोई संबंध नहीं है भाई, अफगानिस्तान का है काबुल। वियना सिंगापुर कोई संबंध नहीं है। कुआलालंपुर मलेशिया और डकार और नाइजीरिया किसमें सही है? मलेशिया की राजधानी कहाँ है आपका? कुआलालंपुर, ये आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 20 नंबर है प्रश्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बता दीजिए। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद किसमें है? 280 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। और केंद्रीय सांख्यिकी, इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 1951 में इसकी स्थापना होती है। इसके डेट से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है प्रश्न 20 नंबर, भारत में 2011 की जनगणना कितने चरण में हुई? 2011 में जो जनगणना हुई कितने चरण में हुई? ऑप्शन है 2, 4, 5, 3। कितने चरण में हुई? तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 चरण में हुई। सेबी का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? बस यही सेबी। ऑप्शन है स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया,
ऑप्शन सी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है सिक्योरिटीज एंड इन्वॉल्वमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम क्या है बता दीजिए, सेबी का पूरा नाम क्या है बता दीजिए। ऑप्शन इसमें जो आपका सही होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपका सही होगा। इसका कब स्थापना होती है भाई 1988 में, लेकिन कानूनी रूप से दर्जा इसको कब मिलता है 1992 में। और ये क्या करता है भाई, शेयर बाजार पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, निवेशक को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करता है, जो निवेश करते हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। वर्ण परिचय पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है देवेंद्र टैगोर, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए तो वर्ण परिचय किसने लिखा था है? ऑप्शन डी है आपका क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? बता दीजिए। ऑप्शन ए है धर्मतंत्र, ऑप्शन आपका बी है बेस्ट मिनिस्टर, ऑप्शन सी है संसदीय, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष। तो बताइए संसदीय जो मॉडल को किस अन्य रूप में और भी जाना जाता है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बेस्ट मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। 24 नंबर आपका प्रश्न है, दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? दोआब, दोआब का मतलब समझ रहे हैं ना? ऑप्शन है, पहले देख लीजिए, ऑप्शन है तटीय मैदान, ऑप्शन बी है प्रायद्वीपीय आपका पठार, ऑप्शन सी है आपका हिमालय पर्वत, ऑप्शन डी है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी मैदान दोआब। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी मैदान। दोआब का मतलब समझ रहे हैं ना? दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच की भूमि। क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ इलाका होता है। तो यह किस इलाके में? आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इस इलाके में पाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? काल बैसाखी से संबंधित है, बताइए कौन सा राज्य? कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है, काल बैसाखी से प्रभावित राज्य है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आपका गुजरात। काल बैसाखी, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी पश्चिम बंगाल और असम। याद रखिएगा काल बैसाखी। 26 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? यानी मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने पढ़ा ना, अब वो समिति पूछ रहा है कि कौन सी समिति ने सिफारिश किया था। ऑप्शन ए है राज्य चलया समिति, ऑप्शन बी है संथानन समिति, ऑप्शन सी है केलकर समिति, ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। तो हमने आपको बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, बाद में एक जोड़े गए 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक, राज्य चलया समिति किससे संबंधित है भाई? कर से संबंधित है। किससे? कर से संबंधित। संस्थान समिति किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से। याद रखिएगा भ्रष्टाचार से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है। ठीक, केलकर समिति आपका किससे संबंधित है? केलकर है आपका समिति जो है यह आपका आधुनिक टैक्स से, जो जीएसटी आप समझते हैं, उससे संबंधित है। 27 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? सर्दियों में हिमपात नहीं होता है। ऑप्शन ए है ऊटी, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी है शिमला, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो बताइए निम्नलिखित में किस हिल स्टेशन में सर्दियों में भी हिमपात नहीं होता है? ऑप्शन ए है ऊटी, ऑप्शन बी है नैनीताल, शिमला, श्रीनगर। बताइए तो सर्दी के मौसम में पहले तो यह देख लीजिए लोकेशन से ही आप इसको पकड़ पाएंगे, लोकेशन से ही आप इसको पकड़ पाएंगे। तो यह ध्यान दीजिए, भारत का नक्शा ठीक नहीं बना है तो ठीक से बना देते हैं। इसमें ऊटी कहाँ है आपका? पहले ऊटी, नैनीताल, शिमला और श्रीनगर। ऊटी, नैनीताल आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ऊटी क्या है? तमिलनाडु में। सर्दी के मौसम में जानते हैं दक्षिण जो इलाका है, दक्षिणी भारत के इलाका है, वहाँ उतनी ठंडी नहीं पड़ती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
व्यापार घाटा, घाटा कब होता है भाई? पहले तो यह ध्यान दीजिए, अगर घाटा आप समझ लेंगे ना तो निश्चित होगा। 10 रुपये कमाते हैं, 12 रुपये अगर खर्च करेंगे तो क्या होगा? घाटा होगा, होगा ना। उसी तरह से इस कंसेप्ट को भी समझ लेना है, व्यापार घाटे क्या होता है। जब किसी देश में निर्यात, निर्यात और आयात का मतलब समझते हैं, जब कोई हमारे देश में कोई चीज़ उत्पादित होती है तो उस उत्पादित चीज़ को हम अगर दूसरे देश में भेजेंगे तो वह निर्यात कहा जाएगा। और अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान किसी देश से आएगा हमारे देश में, उसको क्या बोलते हैं भाई? आयात बोलते हैं। तो हम लोग ज़्यादा अगर निर्यात करेंगे, आयात कम करेंगे तो घाटा नहीं होगा, लाभ होगा हमें। लेकिन निर्यात ही अगर हम कम करें और अधिक सामान मंगाए दूसरे देश से तो हमें क्या होगा? घाटा होगा। बस इसी चीज़ को समझ लेना है। ऑप्शन ए है जब किसी देश में निर्यात और उसके आयात से अधिक हो जाता है। जब किसी देश, ऑप्शन पढ़ते जाइए, बी नंबर है जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता है। इसका तो मतलब ही नहीं, लॉजिक नहीं है। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, ये लॉजिक वाला है। जब किसी देश का व्यापार संतुलित होता है तो इसका भी मतलब नहीं है। ऑप्शन बच रहा है ए और सी बच रहा है। तो आप बताइए, हमें ये देखना, घाटा है ना, आयात अधिक होगा निर्यात कम होगा, आयात से अधिक निर्यात होगा, आयात से अधिक क्या हो रहा है? निर्यात। तो ये नहीं होगा। जब किसी देश में आयात उसके निर्यात से क्या हो? अधिक हो। जब किसी देश में आयात जो है उसके निर्यात से अधिक हो, नहीं नहीं, ये गलत होगा और ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ लिखा है जब किसी देश में निर्यात जो है उसके आयात से क्या हो? अधिक हो। नहीं नहीं, सॉरी, देखिए हम कंफ्यूजन, हमने बताया विकल्प के तौर पे सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने कंसेप्ट बता दिया। घाटा कब होता? एक बार और समझ लीजिए, घाटा कब होगा? हम लोग क्या करेंगे? आयात अधिक करेंगे और निर्यात क्या करेंगे? कम होगा, तो घाटा होगा। तो प्रश्न को यही समझ लेना है, घाटा करना है, घाटा करना है ना यहाँ पे, तो समझ लीजिए जब किसी देश में आयात जो है उसके निर्यात से क्या हो? अधिक हो, यानी आयात अधिक हो रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया बताइए? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई और किसने भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। यही इनको क्या मिला? सरदार की उपाधि भी मिली थी। कई बार यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा गया है। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बता दीजिए सही कौन सा है, कौन सा सही है? अनुच्छेद से प्रश्न है। ऑप्शन है अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत कहता है क्या? अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी है 14 अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन बी है 15 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन 19 है वाक स्वतंत्रता संबंधी विशिष्ट अधिकारों का संरक्षण। इसमें कौन सा सही होगा भाई? सही कौन सा है? इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 17 क्या है भाई? अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ये उपाधियों का अंत तो अनुच्छेद किस में है भाई? 18 में। अनुच्छेद 14 अस्पृश्यता का अंत नहीं, इसका इस तरह से सही होता, ठीक, लेकिन हमें सही पूछा है ना तो ये सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध आपका किस में है? अनुच्छेद आपका 23 से 24 में है, ठीक। 14 आपका क्या है? कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, उसकी जिक्र बात करता है, तो इसमें ये समझ लेना है। अनुच्छेद 15 क्या है भाई? किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये सब आप समझ लीजिएगा। 17 क्या कहेगा भाई? आपका छुआछूत का अंत होगा, अस्पृश्यता का अंत है। 14 कानून के सामने सब लोग बराबर होंगे। 15 क्या होता है? किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 31 नंबर देख लीजिए, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे, बता दीजिए। ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है संभाजी, ऑप्शन सी है साहू जी, ऑप्शन डी है आपका बाजीराव। तो तीसरे छत्रपति, तो छत्रपति का मतलब समझ रहे हैं? सम्राट, राजा, उन्हीं को छत्रपति। तो पहले कौन थे भाई? पहले तो आपके शिवाजी थे, दूसरे आपके कौन थे? दूसरे आपके संभाजी थे, और तीसरे, और ये संभाजी जो थे ना, ये शिवाजी के बड़े पुत्र थे। क्या थे? बड़े पुत्र थे, दूसरे थे। लेकिन तीसरे छोटे पुत्र पूछा है ना, छोटे पुत्र आपका राजा राम हो जाएंगे, तीसरे छोटे पुत्र हो जाएंगे राजा राम, ठीक। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 32 नंबर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है बताइए। ऑप्शन ए है कैंडेला, ऑप्शन बी है एंगस्ट्राम, ऑप्शन सी है डायन, ऑप्शन डी है फैराडे। तो बताइए प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है आपका। ऑप्शन बी है एंगस्ट्राम, याद रखिएगा एंगस्ट्राम। अगला प्रश्न है समभारिक क्या होता है। समस्थानिक और समभारिक आप पढ़े होंगे ना, समस्थानिक और समभारिक क्या होता है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। समस्थानिक और समभारिक पहले तो यह देख लीजिए। समस्थानिक, समस्थानिक और समभारिक, यही आपको समझना है और यही समझना है क्या, परमाणु संख्या और परमाणु भार। परमाणु भार, अब देखिए जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में ही समझना है, ठीक। तो समस्थानिक किसको बोलते हैं, समस्थानिक उसको बोलेंगे परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परमाणु संख्या समान होना चाहिए और परमाणु भार भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो परमाणु संख्या अगर समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। समभारिक इसका सीधे अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होगा भाई, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, समान होगा और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो बस उसी चीज को पकड़ लेना है। क्या पूछा है, समभारिक ना, तो समान भार संख्या किंतु परमाणु विभिन्न परमाणु संख्या, तो ये ऑप्शन आपका ए ही दिख रहा है, इसी तरह से सही हो जाएगा, ठीक। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञान था। कोशिका की खोज किसने किया था, आपको यही समझना है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है रोसलिंड फ्रैंकलिन। यानी आपको कोशिका की खोज किसने किया था बता दीजिए। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, कब किए थे, 1665 में। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। ऑप्शन डी है गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है बता दीजिए। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी का मतलब जो बड़ी नदियों से जो मिल जाती है उसी को क्या बोलते हैं, सहायक नदी। जैसे ये गंगा नदी है तो इसकी एक कोई सहायक नदी मिल जाएगी तो इसी को सहायक बोलेंगे। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी, ऑप्शन डी है आपका गंगा नदी। तो बता दीजिए गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा नदी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि कावल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है बता दीजिए। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। कावल वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तेलंगाना में स्थित है। 37 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति मतलब आपका एसटी, क्या बोलते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। तो बताइए आप अनुसूचित जनजाति की संख्या किस में है भाई। ऑप्शन ए है, ऑप्शन आपका एमपी है यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है आपका कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। महिला की पूछा है ना, तो बता दीजिए। ऑप्शन ए है सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है सुमित्रा महाजन। बता दीजिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसमें आपका ऑप्शन है मीरा कुमार। तो पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मौलंकर थे पहला लोकसभा अध्यक्ष। महिला में मीरा कुमार हो जाएंगे, ठीक, ये याद रखना। और पहला आपकी महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, आपकी प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगी, इसको भी याद रखिएगा। साथियों ये 38 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और जो अधिकतर जो आपके प्रीवियस जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्नों को हमने इसमें लिया है और आगे भी प्रीवियस प्रश्न आते रहेंगे और नए जो करंट अफेयर्स अपडेट होंगे उनको भी मैं इंक्लूड करता रहूँगा और लगातार 38 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट में लगातार करूँगा। साथियों ये कैसा लगा जरूर आप सुझाव देंगे और